किसे मालूम कौन इस राज की सदियों पुरानी कैफियत से आशना है। ये मेरे चारों तरफ क्यों एक सकूत बेसदा है। मैं किससे कहूँ, मेरी उजरी हुई आंखों के खाली रोजनों के इस तरफ क्या है। खला है या सितारे फांकती आंधी हवा है। किस पर खुल सका है जिस्म के खाली खंडर में कौन अब तक बस रहा है। तुम मुझे देखो, मैं अपने आप से डरती हूँ शब को। जब अंधेरा बोलता है, दिल का सन्नाटा पुरानी दास्तानों से अटे भेदों की ग्रहें खोलता है। कोई सुनता नहीं मुझको, बिखरते टूटते ख्वाबों में जब तकसीम होती हूँ। कोई चुनता नहीं मुझको। शब के स्याह बाल जब पूरी कायनात की आंखों पर छाए गजब ढा रहे थे और फलक उसकी मांग में सितारों की अफशा अंडेलता जा रहा था, तब चांद उफ्क की पेशानी पर झूमर की मानिद सजा और शब की तारीख की मानिद करने के लिए पूरी अबोताब से चमकने लगा। सर्द रातों के चांद को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था, मगर रात उससे ज्यादा चालाक थी। अपने धुआं रंग दामन में सारे भेद छुपाए खड़ी रही। ऐसे में एक घर के बावर्ची खाने में एक बीमार सा जर्द मदकूक बल्ब रोशनी बिखेर रहा था। पूरा घर असेब ज़दा सकूत की जद में था और मौसम के अंग अंग में इसरार था। हवा फिजा में साकत थी और ठंड बनकर उतर रही थी। उसके सर में सर्दी के बाइस ठेसें उठ रही थी, इसलिए नींद गुलाबी आंखों से रूठी हुई थी। बावर्ची खाने में दूध का गिलास रखा था। दूध की सतह में हल्का हल्का इर्ताश था। दूध में तेज पत्ती मिलाकर उसने ब्राय नाम चीनी डाली और कनपटियों को हल्की उंगलियों से मसलने लगी। वो रात जो इतनी हसीन थी और जुगनू आबनूसी दरख्त के गिर्द घूमते अपनी रोशनियों समेत रक्स कर रहे थे। आबनूसी दरख्तों की चोटियों पर चांदनी यूं चुटकी थी, गोया चांदी के औराक हर चीज पर फैलते जा रहे हों। यकायक एक खटका हुआ। सर मसलती वो लड़की चौंकी कि आवाज कहाँ से आई, लेकिन मुबहम सी आवाज की समत का तायुन ना कर सकी। इससे कबल कि वो उसे अपना वहम गर्दानती, अब के दस्तक जैसी ऊंची आवाज उभरी और उसका सर एकदम घूमा। बावर्ची खाने की वो खिड़की बजाई जा रही थी जो लकड़ी की थी और मजबूती से बंद थी। उसकी आंखें सरासिमीगी से फैल गई। सरमा की रात में इस वक्त वो पुर इसरार सी दस्तक उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। उसका दिल चाहा यहाँ से भाग जाए, मगर दूसरे ही पल उसने अपने हवास जमा किए। कोई चोर उचका, गलत नीयत से आने वाला यकीनन इस तरह से मदद अमेज दस्तक न दे रहा होता। दिक्कत से अपने हलक को तर करते उसने अपना लहजा हमवार किया और आवाज बुलंद उठाई, कौन है बाहिर। दस्तक देता हाथ थम गया और दूसरी तरफ से लरसती हुई तकलीफ दे आवाज उभरी, दरवाजा खोलें प्लीज, मैं तकलीफ में हूँ। इस सर्द रात में वो लहजा मुहज्जब सा लेकिन अजियत सहता लग रहा था। उसने यकदम कदम उठाए, जरा सी झिझकी, मगर ये मुमकिन ना था कि वो खामोशी से सुनती रही। हाथ बढ़ाकर उसने खिड़की खोल दी। सर्दी का रेला सा उसके वजूद से टुकराया। सामने एक मर्दाना वजूद ऐस्तदा था। इस वक्त जहमत देने के लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन उसने लब बेदर्दी से काटा, मुझे शायद काल बिच्छू ने काट लिया है। दर्द से मेरी टांग सुन पड़ रही है और घर तक चला नहीं रहा। यहाँ से गुजरते रोशनी देखी इसलिए। कोई कपड़ा आप। वो जो बार बार पाँव झटकता मारे अजियत के मुश्किल से बोल पा रहा था, नजर उठाकर सामने रोशनी में साकत खड़े वजूद को देखा तो हैरत से कुव्वत गोयाई सलब हो गई। वो सामने मुतगय्यर होती रंगत के साथ काटूं तो बदन में लहू नहीं की अमली तफसीर लग रही थी। सामने खड़े वजूद ने आंखें चुंधियाई, तकलीफ जैसे यकसर फरामोश करके चेहरे पर फैलती शनासाई की रमक। उसने सरायत से रुख मोड़ लिया। ये वही शख्स था, वही। उसके वहमो गुमान में नहीं था कि वो इस तरह दोबारा उससे रूबरू होगी। वो इस तरह उसे देखता था जिस तरह उस रात शादी में उसका निकाब उलटने पर हैरानी से तक रहा था।
उसे लगा वो इस तरह मजीद वहां रुकी तो उसका दिल पसलियों की कैद तोड़कर बाहर आ जाएगा, लेकिन दर्द से बुलबुलाता वो शख्स, मुझे कोई कपड़ा चाहिए, उसने कड़े जब्त से पूछा। बिच्छू के काटने में बला की शिद्दत होती है। दर्द बड़े बड़ों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। अपनी कैफियत को पसे पुश्त डालकर उसके कदम बेइख्तियार हुए और वो सरायत से बाहर निकल आई। अंधेरे में सहन की तार पर लटकता दुपट्टा उसने खींचा। बिच्छू जिस्म के जिस हिस्से पर काटे उसके आगे कपड़ा कसकर बांधने पर जहर एक तो आगे फैलने से रुक जाता है, दूसरा दर्द की शिद्दत काबिले बर्दाश्त में आ जाती है। वो सुन पड़ते वजूद के साथ कदम उठाती किसी ख्याल के तहत गुसल खाने के अंदर गई और अंधेरे में ही चीजें टटोलती मतलूबा चीज पाकर टूथपेस्ट को हथेली पर उंडेलने लगी। कुछ मिकदार हाथ पर डालने के बाद बाकी वही फेंकती। वो वापस बावर्ची खाने में जाने लगी तो कदम जमीन पर ना पड़ते थे। उसके पूरे वजूद पर अनदेखी लर्जिश तारी थी। धुंधली आंखों और अपनी बेइख्तियार सोचों हरकत के साथ उसने दुपट्टा बगैर सोचे अपने सामने मुंतजिर खड़े अजनबी की तरफ बढ़ाया और खुद नमक की ढेर सारी मिकदार हथेली पर मौजूद पेस्ट पर डालने लगी। वो अजनबी जिससे उसकी दूसरी मुलाकात थी चंद लम्हों बाद अमेजा सा तैयार था। टूथपेस्ट में नमक मिलाकर लेप लगाने से दर्द मिनटों में उड़ जाता था। कई बार का आजमुदा टोटका वो जानती थी। वो आगे आई तो बाहर खड़ा शख्स तेजी से पांव खिड़की में धरे कपड़े को पिंडली पर झटके देकर लपेट रहा था। फिर तशक्कुर के तासुरात के साथ उठा तो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। वो जो यकदम हाथ बढ़ाकर लेप लगाना चाह रही थी, जैसे करंट खाकर होश की दुनिया में वापस आई। ये काटने वाली जगह पर लगा लें, दर्द खत्म हो जाएगा। उसने गहरी नजर उस पर डाली और हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली से लेप उठाकर अंदाजे से उंगलियों पर लगाने लगी। पेस्ट खत्म होने पर उसकी हालत में वाजिया सुकून झलकता नजर आ रहा था। उस काम से फारिग होकर वो एहसान मंदी के गहरे एहसास से उसे देखते हुए कहना शुरू हुआ, बेहद शुक्रिया। दरअसल मैंने जमीनों पर पानी लगाया हुआ था और ठा उसकी बात सुनने से पहले उसने उसके मुंह पर खिड़की के पट जोर से बंद किए और रुख मोड़े गहरे गहरे सांस लेने लगी। खौफ से उसके पेट में जैसे बगोले से उठने लगे थे। ठक ठक सुने, एक बार फिर दस्तक हुई, लेकिन अब वो खिड़की खोलने वाली नहीं थी। ये भी उसकी नरम दिली थी कि किसी की तकलीफ उसे मोम कर देती थी और उसके लिए ये बहुत था। हाँफती कांपती उसने बोर्ड पर हाथ मारकर बल्ब बुझा दिया। चाय उबल उबल कर बर्तन कोयला कर चुकी थी। वो घुटन के एहसास से बाहर निकली। चांद हनूस उफ़क़ी किनारों पर पहरे दे रहा था। वो चंद कदम चली, फिर कच्ची जमीन के ठंडे यख फर्श पर नंगे पांव बैठकर सिसकियों का गला घूंटने लगी। आंसुओं का जखीरा हलक में फंदा डाल रहा था, लेकिन आंखों के कांचों में सैलाब उबल पड़ा था। जाने कैसा एहसास था ये, वो क्यों बार बार उसके सामने आ जाता था। उसके सामने उसकी पेशानी पर आहानत सबत होती थी। एक बार पहले वो उस शख्स के हाथ में अपनी चादर छोड़ आई थी और आज दूसरी बार अपना दुपट्टा। ओढ़नी जो इज्जत की अमीन होती है और ओढ़नी जो दूसरी बार किसी अजनबी शख्स के हाथ चली गई थी, भले मजबूरी में। कोई झंझोड़ता काटता शिकस्त खुर्दा सा बोझ उसके दिल को पहाड़ जैसे वजन तले दबाता जा रहा था और वो रोना चाहती थी, ढेर सारा हिचकियों के साथ। ये देखे बगैर कि उसे इस हालत में बैठा देखती दो आंखें किसी फतह की तेज धार चमक से भरती जा रही थी। जमीन हिलती, तूफान आता, अचानक सैलाब फूट पड़ता या बिजली गिरती, लेकिन वो वाहिद चीज थी जिसकी तवक्का वो नहीं कर सकती थी। शौक की हालत में वो फटी फटी आंखों से नीलम को देख रही थी, जैसे वो उसके कदमों से जमीन खींच चुकी हो। कुछ वक्त के लिए वो कुछ बोल नहीं सकी थी। नीलम, ये क्या कह रही हो? बद वक्त उसके लबों से सरसराहट सी गूंजी, जिसने नीलम को शर्मसार सा कर दिया था, मगर वो ज्यादा देर शर्मिंदा नहीं रह सकी थी।
कोई बात जरूर है ताजो, वरना मैं जानती हूँ हाकिम भाई को उन्होंने पहले कभी ऐसी फरमाइश नहीं की। तुम गलत मत समझो, वरना क्या वो मुझे शामिल करते। नीलम न जाने किस चीज की सफाई दे रही थी, लेकिन बिखरते हवासों में ताजवर कुछ समझ नहीं पा रही थी। तुम मुझे वजाहत क्यों दे रही हो नीलम? तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था कि ये किस तरह मुमकिन है। उसके असाब चटक गए। एक दूसरे से मंसूब हुए सालों गुजरे थे और दोनों तरफ रावी चीन से बहा। ये सूरत हाल तो हद से ज्यादा मुश्किल थी। उन्होंने कई सालों से एक दूसरे से बात नहीं की थी, कभी नजर भर कर एक दूसरे को देखने की कोशिश नहीं की थी। अब्बा मियाँ से मिलने हाकिम आता भी तो कभी कभार टकराव होने पर झुकी नजरों और सपाट आवाज में सलाम कहकर वो बिना जवाब सुने आगे बढ़ जाता, और ताजवर ने सवाए दिल में सलामती भेजने के जुबान से जवाब दिया भी कब था। वो उसके सामने नहीं आती थी और कभी हाकिम को इस पर एतराज भी नहीं हुआ। वो खुद शायद इस चीज को नापसंद करता था, मगर अचानक अब एकदम जब ये ताल्लुक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया, बेचैनी उसके अंग अंग में भर गई थी। मैं कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हें हामी भर लेनी चाहिए। तुम दोनों का कुछ ही दिनों में निकाह है, ये ना हो कि उनका मान टूट जाए। ऐसे मौके बहुत नाजुक होते हैं। नीलम ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए अपने भाई के लिए राहें हमवार की, ये एहसास किए बगैर कि वो किस पुलसरात से गुजर रही थी। मान सिर्फ उनका टूटेगा, ये इतना आसान है क्या नीलम? तुम खुद सोचो, तुम क्या करती ऐसे मौके पे? उसने नीलम से गैर मुतवक्का सवाल किया जिसने उसे गड़बड़ा दिया था। मैं कोई जवाब नहीं दे सकती ताजवर, लेकिन तुम थोड़ा होश से काम लो। ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। देखो, हम लोगों का सगा रिश्ता भी तो है ना। मैं कह रही हूँ ना, उन्हें कोई जरूरी काम है तो तुमसे, वरना पहले कभी नहीं तो अब क्यों? मैं अब्बा और शकीला से बात छुपाकर उनसे पहले मुलाकात करूं? नीलम, वो तड़प कर उठ खड़ी हुई। कैसी कयामत सी बात थी, दो धारी तलवार। वो तो हया से मर मर जाती। तुम सोच लो तुमने क्या करना है। उनके मजाज से मैं वाकिफ हूँ। अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले ही तुम इसमें आग लगाना चाहती हो या बात मान लेती हो, तुम पर है। ये भी हो सकता है ये मुलाकात तुम्हारे भले के लिए हो। दूसरी सूरत में मर्द को अपने सामने औरत का ना झुकना ताजियाने की तरह लगता है, वो भी तब जब वो उसके होने वाली बीवी। शकीला हाथ में ट्रे पकड़े अंदर आई तो नीलम को फौरन खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। पुलाव से उठती भाप खुशबू भी उड़ाने लगी तो वो मुस्कुराकर प्लेट की तरफ मुतवज्जा हुई। ताजवर के लिए वहां बैठना महाल था। वो दूसरे कमरे में आ गई। आंखों को मिर्चें लग रही थी। फिर देखते देखते बिन बादल के बरसात शुरू हो गई। वो एक हाथ से आंसू नोचती और दूसरी मुट्ठी बार बार बंद करती थी, जैसे हथेली को मसलती हो। हाकिम ने उसे खुद से शर्मिंदा कर दिया था। वो बहुत इज्जत करती थी उसकी। किसी रिश्ते के लिए बहुत होती है ना इज्जत, लेकिन वो उसे ही कम करने पर तुल गया। न जाने क्या समाई थी धुन में। उसे अपना मान, इज्जत नफ्स और बुलंदी आंसू में बहती महसूस होती रही। कुछ देर बाद नीलम उसे फिर से तंबीहा करने आई तो उसकी आंखों की पतलियां गुलाबी पड़ रही थी, होंठ फीके। मैं जा रही हूँ ताजो, लेकिन अच्छी तरह सोच लो। हाकिम भाई ने अपनी बात से कभी इनकार नहीं सुना। नीलम ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। वो पहले ही बहुत गुस्से वाला है। इस बात को तुम्हारी हट धर्मी जानकर अगर रिश्ते से भी इनकार कर दिया तो? उसने खदशात को जुबान दी। किसी तरह कायल करना ही था। बात तो संगीन थी। वो कुछ देर ताजवर को देखती रही, जिसकी निगाहें उठकर झुक गई थी। नीलम के होंठों पर मुस्कुराहट फैलती गई और ताजवर ने फिर सर ना उठाया। उसे लगा वो इन नजरों का सामना नहीं कर पाएगी। हाकिम शोहर बनने से पहले अपनी इज्जत ताजवर की नजरों में खोने जा रहा था। मरे मरे कदम उठाकर मगरिब की सिमत बने खेतों के बीच पगडंडी पर चलते हुए सीमी का चेहरा उसके मूड का साफ पता देता था। ताहद्दे निगाह कपास के सबज पोश पौधे जिस्म पर सफेद कपास के फूल टांके सन्नाटे में खड़े थे। हवा उनमें नामहसूस तरीके से गुजरती थी, जैसे धूप से छुपती फिर रही हो। सीमी ने खालीपन से सारे में निगाह डाली। पीली धूप के चमकीले पर्दे
सब्ज पत्तों पर कैसे मेहरबान होकर बरस रहे थे। हल्की सी हरारत फूलों पर यूं निछावर हो जाती जैसे वो साहिबान हो। और एक वो इंसान, उसके ध्यान की सुई उसी ताई जी की एक बात पर अटक कर रह गई थी। ताया और वो लोग साथ रहते थे, एक ही घर। वो दो बहनें थी और एक भाई, दोनों ही सुलझी हुई, फर्मा बरदार, बाकिरदार। सानिया तो शरीर के साथ बेहद ज़हीन वाक़या हुई थी। मैट्रिक बोर्ड की पोजीशन होल्डर, ताया की दो छोटी बेटियां, एक बेटा, यानी ताया जी का फख्र, ताया जी का सब कुछ। और जी, सीमी उनसे मंसूब भी थी। घर के मर्द कुछ सख्त मजाज थे, मगर इन दोनों के लिए ज्यादा। ताई जी को कुछ खास पर खास थी। तंजिया जुमले, दिल छलनी करती बातें, काट खाने वाली निगाहें। वो भी कभी जवाब दे देती थी, मगर दिल कट जाता तो कोफत को पड़े फेंकने के लिए उसने सर झटका। पीली धूप हनूज सब्जे पर दस्तक दे रही थी, मगर वो आगे बढ़ती गई। कुछ फासले पर उसे अपने मुंह बोले नाना काम करते दिखाई दिए, तो वो पगडंडी से उतरकर उन्हीं की सिमत भाड़ गई। ये उसकी माँ को बेटी पुकारते थे। नाना। करीब पहुंचकर उसने पुकारा तो वो जो किनारों से जुड़ी जड़ी बूटियां जमीन से खींच कर निकाल रहे थे, सीधे हुए। हाथ पर हाथ ले जाकर आंखों के आगे साया किया। धूप के सुनहरेपन में गंदुमी रंगत वाली सीमी खड़ी दिखाई दी। हाथ वापस पहलू में गिर गया। बिस्मिल्लाह। पुत्र, इधर क्यों आ गई? धूप है। वो काम के बायस पसीना पसीना थे, वगरना सीमी को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। धूप क्या कहती है नाना? ये इंसानों की तरह जुबान तो नहीं रखती कि काट ले। आपको अकेले देखा तो आ गई। किसी ने कुछ कहा है मेरी धी को? वो मुस्कुरा दिए। सिमी उनके साथ काम करने लगी। क्या फर्क पड़ता है नाना? लोगों को कौन सा एहसास होता है कि वो किसी की दिलाजारी का बाइस बन रहे हैं? उन्होंने तो किसी तरह भड़ास निकालनी होती है नसीहतों की आड़ में। बेटी, बड़ों की बात हो तो चुप करके सुन लेते हैं, दिल बुरा नहीं करते। बड़े तो बड़े ही वसवसों का शिकार हैं। रंग बदलती दुनिया उन्हें होलाए रखती है। उन्होंने बड़े रसान से समझाया, मगर सीमी तरफ कर उन्हें देखने लगी। उस पर यह बात गिरा गुजरी थी। नाना, क्या तरबियत कोई चीज नहीं होती? इतनी लंबी मुद्दत साथ रहने के बावजूद भी क्या आप हमारी एक एक अदा से वाकिफ नहीं होते? फिर भी सुनाना बहुत जरूरी है कि हम अपनी ही नजरों में हल्के हो जाएं। ऐसा क्यों लगता है कि 2 गज चलने पर हम किसी अफरियत का शिकार हो जाएंगे? वो सिर्फ लहजे से ही नहीं, हकीकत में भी सख्त खफा लगती थी। नाना कुछ चौंके, फिर पुरसोच अंदाज में सर हिला दिया। हाथ मुसलसल हरकत में थे। बड़े कुछ गलत नहीं कहते, तू ना समझ है अभी। वो समझाने को गोया हुए। सिमी ने मुंह बनाया। आप यूं कहिए कि वो कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। देख पुत्र, कमर पर हाथ रखकर वो सीधे हुए। ये दोस्तियां, ये रिश्तेदारियां अपनी जगह ठीक, मगर हालात रुख मोड़ लें तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। हम जैसे छोटे लोग छोटी छोटी ऊंच नीच से बहुत डरते हैं, इसलिए कदम भी फूंक फूंक कर बहुत संभल कर उठाते हैं। समझ रही है? सिमी यकटक उन्हें देखे गई। औरत बीवी हो, बहन या बेटी, अपने नाजुक कंधों पर नस्लों की इज्जत उठाए खड़ी होती है। एक जरा सी बेएहतियाती, हल्का सा धक्का और वो खाक में। इज्जत लफ्ज छोटा, मगर वजन पहाड़ों जितना। इसलिए तेरा अब्बा, ताया या कोई कुछ भी कह दे तो तू उसे ज्यादा तजुर्बाकार जानकर अमल करते हैं। आपकी सारी बात ठीक है, पर इस खौफ में यकीन करना छोड़ देना चाहिए। माँ बाप तो करते हैं, लेकिन यकीन भी तो औलाद तोड़ती है। औलाद की आंखें सिर्फ अपनी जिंदगी पर टिकी होती हैं, मगर वालिदैन के सामने पूरा जमाना होता है। शफीक को भूल गई? फखर से कहता था, मेरी धी मेरा पुत्र है, मेरा गरूर। पर बाद में हुआ क्या? साबित कर दिया पुत्र ने कि वो एक लड़की है। बाप को 2 कोरी का कर दिया। उनकी तलख बात नरम लहजे में थी। सिमी को मुत्तमिन करने के लिए उन्होंने एक लंबी बहस कर दी थी। वो खामोशी से सुनती रही। जब आहिस्तगी से बोली तो आवाज भारी थी। तमाम लोग बराबर नहीं होते, मैं बराबर करता भी नहीं हूँ, पर मेरी एक बात याद रखना, मुसीबत गले पड़नी हो तो ये नहीं देखती कि कौन क्या है। बेहतरी इसी में है कि आंखें खोल कर रखी जाएं। चल शाबाश, अब तू जा मेरी सोनी धी, रब तुझे खुश रखे।
सारी बात एक नुक्ते पर समेट दी गई थी। वो लाजवाब होकर उठी और रुख मोड़ गई। घुटनों तक आती घास उसके पैरों से लिपट रही थी और उसके दिल की सारी उदासी पूरे खेत से लिपट गई थी। उसके हर उठते कदम पर सूरज उसके साथ साथ चलता उसे बगौर देख रहा था। उसके चेहरे पर हुज़न था, दिल बोझल और आंखों में नाखुशी थी। वो लोग गलत नहीं थे, लेकिन कुछ तो थे, खुद को दूसरों से मिलाते थे। वो ना समझ तो नहीं थे, सब जानती थी। शफीक की कुड़ी भाग गई तो उसकी टांगें भी तोड़ दी गई थी। खताएं बढ़ी तो सजाएं भी बढ़ी। नरम गरम धूप हवा के कंधों से फिसल कर अनार के दरख्तों पर सुनहरी धूल छिड़क रही थी। हवेली इस गुबार से पुर रौनक थी। हवेली की दीवारें ताजा पेंट के खुशनुमा रंगों में चमक रही थी। नए डिस्टेम्पर की खुशी दूर से ही मसहूर कुन एहसास से दो चार कर देती थी। धूप इन रंगों से टकराती गोया कई रंगों में निखर जाती थी। अंदर आओ तो हवेली का तवील और कुशादा सा आंगन खुला था। एक बड़ा खित्ता हरी मुलायम घास की जद में था। एक तरफ फूलों की बेलें बहार दिखा रही थी, फिर फलों फूलों के पौधे थे। एक तरफ बड़े बड़े पिंजरे ऐस्तदा थे, जिनमें रंग बिरंगे परिंदे कैद दिखाई देते थे, जो मध्यम पड़ती धूप के साथ हरी घास की रौनक बढ़ाते टहलते नजर आते। सेहन का कुछ ही हिस्सा कच्चा था, आगे पुख्ता रविश शुरू हो जाती थी। हवेली देखने में ही खूबसूरत लगती थी, बड़े बड़े सतूनों और मेहराबों के साथ ऊंची छतों वाली। अंदर की सजावट हवेली के मकीनों के ज़ौक़ की उम्दा मिसाल थी। वो बहुत ज्यादा रईस फैमिली नहीं थी, लेकिन गांव के बाकी घरों में अपनी नुमाया ऊंची हैसियत रखती थी। इस हवेली के अफराद का खुद को जोड़ कर रखने के तरीके से एक वकार और तमकनत सी खुद ब खुद धर आई थी। वह जमींदार लोग थे, कई कई जरखेज जमीनों और बागात के मालिक, शहर में जायदाद लेकिन रहाइश रखना यही पसंद करते थे। यहाँ का सुकून और खालिस फिजाएं शहर में मुयस्सर ना आ पाती थी। नीचे बस्ती के कई लोग उनके यहाँ मज़ारे थे। हवेली सड़क के किनारे ऊंचाई पर थी और मसले बाहिश्त बस्ती नीचे जाते हल्के से नशेब में कच्ची पगडंडी के सिरे पर, तो यूं लगता गोया गांव की पेशानी पर हवेली का वजूद है। गांव को उसकी बेकिनार सुंदरता की बिना पर मसले बाहिश्त का नाम दिया गया था। खूबसूरत रस्तों के कटाव, सरसब्ज नशेब, शफाफ सड़कें, जिसके पहलुओं में दरख्तों पर खिजा उतरती तो पत्तों की शिकस्त खुर्दगी का सारा हुस्न सड़कों पर टूट जाता था। हवेली सड़क से पूरी शान के साथ नजर आती थी। उस हवेली को शुमाइला बहादुर खान के आशियानाए मोहब्बत का शर्फ हासिल था और सीमी को शुमाइला की बेहतरीन सहेली होने का। वो दोनों एक दूसरे पर कुर्बान होना फर्ज रखती थी। शुमाइला का एक ही होनहार भाई था, शमरेज, लेकिन वो दोनों हर रिश्ते से आगे थी। दुख सुख मुसाइल परेशानी और बड़ी से बड़ी बात सिर्फ एक दूसरे को बताने वाली। सिमी और शुमाइला के वालिद बचपन के दोस्त थे और ये दोस्ती जैसे उनकी रगों में परवान चढ़ी थी। दोनों एक दूसरे के घर बिला रोक टोक आया करती थी। इस समय हवेली में सुर्ख मिर्चों का ढेर सा पड़ा था। एक तरफ उजरत पर कुछ औरतें उनकी सफाई कर रही थी, बाद में जरूरत के मुताबिक कूट भी देती। जा बजा सुर्ख रंग बिखरे थे और फिजा में भी पेंट की खुशबू में मिर्चों की धूल मदगम होती महसूस हो रही थी, जिससे दिमाग खराब होता था। सिमी ने सेहन में कदम रखे तो शुमाइला की वालिदा नुदरत बीबी औरतों को हदायत देती, आसमान को खोजती नजरों से देख रही थी। आसमान की नीलाहट उड़ी उड़ी सी थी, गोया हवा के आसार पैदा होते लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। सिमी आदत के मुताबिक सलाम करते साथ मध्यम सा मुस्कुराई। सरमा की लाड भरी धूप के जैसी थी उसकी मुस्कुराहट, अपनी अपनी मेहरबान और गरमाइश बख्श थी। नुदरत बीबी ने गहरी निगाहों से उसका जायजा लिया था। वो हमेशा से दुपट्टा सर पर लेती थी, आज भी सलीके से सर पर जमा था। सदा से अपने पैरहन में ढकी छुपी, उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, आसूदगी थी, चाल बावकार थी। स्किन कलर के बेदाग लिबास में लिपटी, जिस पर नफीस सा सिंधी कढ़ाई का काम था और छोटे छोटे फूल बने थे। उसके नहाए धोए सरापे पर
खूब जच रहा था। सर पर सफेद लंबा दुपट्टा और दुपट्टे के किनारे पर सब्ज कढ़ाई। उसके बाल हर चीज से खूबसूरत थे, लंबे लंबे और जमस्तानी शामों जैसी रेशमी मुलायम। वो सर से दुपट्टा हटाकर सर ऊपर करती तो पीछे को आबशार की मानित लहरें खाते बाल सहर तारी किए बगैर ना रह नहीं सकते थे। नुदरत बीबी उसे देखे गई, यूं ही उठे सर के साथ वो आगे बढ़ती गई। हाल कमरा खाली था, उससे मुल्हिका किचन की बत्ती भी बंद नजर आई और बर्तनों में इत्तेफाक पाया गया। सिमी अचटती सी निगाह डालती बेडरूम की तरफ चली आई। खिड़कियों पर दबीस पर्दे पड़े थे। बेड पर लैपटॉप की स्क्रीन से नीली रोशनी फैल रही थी और बेड पर नीम दराज कुशन के सहारे मखरूती उंगलियों से ठक ठक करती चहेती शुमाइला। आहट पाकर उसने सर घुमाया। प्यारी सी मुस्कुराहट उसने उसके इस्तकबाल के लिए तलाश की। हेलो स्वीट हार्ट। वो तेजी से बेड से उठी और दोनों बाजू वाह करके लगावट भरे अंदाज में गले में झूल गई। सिमी का दिल खुशी के गहरे एहसास से लबरेज हो गया, लेकिन बज़ाहिर खुफकी से परे हट गई। तुम ना ये लाड रहने दिया करो। इतने दिन जाकर जब मैडम शहर में बैठ जाती हैं तब तो ये मोहब्बत कहीं बकल ओढ़े सो जाती है और मुंह पर ये प्यार। हा हा हा, तुम्हारा शिकवा आंखों पर मेरी जान। लेकिन पुप्पो की तबीयत बिगड़ी हुई थी, मजबूरन पूरा हफ्ता गुजारना पड़ा। इस वजह से लिखने के काम में भी रुकावट रही। तुम जानती हो मैं एक रात के इरादे से गई थी। शुमाइला ने तफसील से आगाह करते हुए उसकी नाराजगी दूर की और लैपटॉप शट डाउन करते हुए खिड़कियों की तरफ बढ़ी। तुम्हारी पुप्पो अब कैसी हैं? और शमरेज? अब बेहतर हैं, रोहेल भाई देख लेंगे। उसने अपने पुप्पोजाद भाई का नाम लिया। और तुम्हारा शमरेज भाई दोस्तों के साथ शिकार खेलने गया है। शहर में तो जैसे उसे कैद का एहसास होता है। वो हंसती हुई खिड़कियों के पर्दे समेटने लगी। रोशनी क्षण से कमरे में दाखिल हुई और अंधेरे की आंखें पल भर में चुंधिया गई। मैंने कल बुलाया था तुम्हें खबर तो है मुझसे इंतजार नहीं होता। कल कुछ काम था और मोइन भी घर पर आया हुआ है तो आ ना सकी। अच्छा, उस पर बाद में बात करते हैं। अभी मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताना है। शहर में मजे मजे के वाकयात हुए हैं मेरे साथ। तुम हंस हंस कर लूट पुट हो जाओगी। बल्कि एक और बात। शुमाइला ने बात पलटी और साइड दराज से चंद कागज निकालते हुए बोली, ये देखो खतूत, पढ़ो। यूनिवर्सिटी के चंद स्टूडेंट्स ने हमारे लिए लिखे हैं। मैगजीन के तवसत से कुछ दिन पहले मौसूल हुए। मुझे तो बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेम रीत को बहुत पजीराई मिल रही है। शुमाइला ने फख्र से अपने नादीदा कॉलर झाड़े। उसकी आंखों में खुशी की कैफियत थी। सिमी ने कुछ लम्हे खातूत पढ़ने की नजर किए, दरमियान में 2-3 बार बेसाख्ता उमड़ती हंसी को दबाने के लिए होंठ भींचे। फिर निगाहें उठाकर उसने खूबसूरत शफाफ चेहरे को देखा। ग्रेट। वैसे मैं हैरान हूँ कि लोग कितनी मामूली चीजों से खुश हो जाते हैं। उसने आंखें फैलाकर अपनी हैरानी का इजहार किया। शुमाइला का मुंह खिल गया। व्हाट यू मीन? कितनी मामूली चीजें? तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर है? शुमाइला ने तीखे लहजे में कहा और सफात उसके हाथों से झपटे। सिमी कितनी महफूज हुई थी उससे। बुरा मत मानना मेरी मासूम बहन, लेकिन मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए झूठ कैसे बोल सकती हूँ? शुमाइला बहादुर का ही कौल है ना कि सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त आईना दिखाता रहे। वो कुछ ऐसी मासूमियत से अल्फाज अदा कर रही थी जैसे सच्चाई की देवी हो। शुमाइला के तासुरात खून खवार हो गए। उसी आईने में दोस्त खुद को भी देख लिया करे ताकि चीख मारने में आसानी रहे। वो जल कर बोली तो सिमी कल कल करती हंसती चली गई। पल भर में पलकों पर ओस पड़ गई थी। इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए शुमाइला। ये खुद पसंदी नुकसानदेह भी हो सकती है। वो पूरी तरह तंग करने के मूड में थी, छेड़ती रही। और तुमने अपनी जुबान बंद ना की तो तुम्हारा कत्ल जरूर हो सकता है। शुमाइला ने अपने अज़ाइम जाहिर किए। ये देखो, ये हैं आजकल के दोस्त। सिमी ने बस सिसकने की कसर बाकी छोड़ी। पता नहीं ऐसे कौन से चांद तारे जुड़े थे इस नावल में कि लोग इस पर जान दे रहे हैं। भाई मैं तो कारीन की हद दर्जा मासूमियत पर मुस्कुरा ही सकती हूँ। मैं बस अफसोस कर सकती हूँ तुम्हारी सोच पर। घर की मुर्ग मुसल्लम को तुम दाल के दर्जे पर फाइज कर चुकी हो। तो तुम मुर्ग मुसल्लम कह रही हो खुद को? वो बांग देने वाला मुर्ग? कू कुड़कू।
सिमी पर एक और हंसी का दौरा पड़ गया। हंसते हंसते ही वो बेड पर गिर पड़ी, फिर उठकर बैठ गई। शुमाइला बड़े दिल के साथ इस बदतमीजी को हौसले से बर्दाश्त कर रही थी। तुम्हारे जैसे दोस्त ही होते हैं जिनके लिए मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ कहा गया है। खैर, मैं फिलहाल तुम्हारी बकवास में अपना मूड खराब करने का इरादा नहीं रखती, क्योंकि प्रेम रीत की कामयाबी पर मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। एक और न्यूज़ है, हमने इस नावल की अशात से कबल जिस रसाले में राब्ता किया था ना, उसे पब्लिश करने से इनकार कर दिया था। वहां की मदिरा की कॉल आई है। उसने मजे लेकर आगाह किया, नहायत पुरजोश से। वो जानती थी कि सिमी के लिए ये खबर खुशी कुन होगी, मगर उसे तारीफ कहाँ हजम हो सकती थी। किस लिए? उसने सरसरी सा पूछा। देखा, तारीफ हजम नहीं होती ना। नावल की तारीफ कर रही थी। वो फखर से बोली, अपने डाइजेस्ट में लिखने की दावत दी, बल्कि सिर्फ उनके यहाँ लिखने की। माशाल्लाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। तुमने क्या फैसला किया? वो प्यार से दरियाफ्त करने लगी। अरे कैसा फैसला? इनकार कर दिया। हम क्यों लिखेंगे अब, जब वो पहले ही हमारी तहरीर ठुकरा चुकी हैं। अब तुम देखना कि कैसा हमारा एक नाम होता है। उसने झंझला कर बताया, और फिर यकीन से थोड़ा सा गुस्सा भी आया। बेवकूफ सिमी। सिमी ने अफसोसनाक अंदाज में उसे देखा। पागल शुमाइला, हमने तहरीर भेजी नहीं थी, सिर्फ अपना आइडिया बताया था। उन्हें क्या मालूम कि तहरीर लिखी किस तर्ज पे गई थी। तब ही वो तज़बज़ब का शिकार हो गई कि ऐसे मौजू उनकी पॉलिसी के खिलाफ हैं। तो हमने तो आगे उस भी बढ़कर मौजूआत आजमाने करने हैं। तब जाएंगी पॉलिसी के खिलाफ। तुम जानती नहीं हो, सिमी लोग शुमाइला बहादुर को पढ़ना चाहते हैं, इसलिए ये कॉल मौसूल हुई थी। तुम बस देखती जाओ। शुमाइला ने उसे हकायक से आगाह किया और सर झटक कर अपने बाल पुश्त पर फेंके। सिमी को उसके इस अंदाज पर टूट कर प्यार आया। मैं भी तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि इससे फायदा भी हमारा होगा। जो तुम्हें खुद ऑफर करें, फिर वो तुम्हारी फरमाइशें भी मानेंगे। मैंने जो बात कह दी है ना, उसी को मानो तुम। शुमाइला ने आंखें दिखाई। जो हुक्म मलका। तुम ये खतूत संभाल कर रखो, जाया मत किया करो। सिमी ने उसे किसी कीमती असासे की तरह संभालते हुए कहा, तो शुमाइला ने सखावत दिखाई। ठीक है, चलो अब जरा किचन में झांक लें। अंडों का हलवा बनाते हैं यार, मैंने बहुत मिस किया। शुमाइला ने उसे घुमाया और पीछे कंधों से थामे लाइन में अकम में चलती हुई बाहर ले गई। मैं पहले बनाने की गर्ज से आई, फिर तुम्हारी आमद का सोचकर ये काम तर्क कर दिया। ढटाई से कहका लगाते हुए उसने कैबिनेट खोली और अचार का जार निकाल कर सीमी के सामने रखा। फिर वो स्टूल पर चढ़कर बैठ गई। शाने पर लटकता दुपट्टा पैरों को छूने लगा और बाल खुले हुए थे। सीमी ने काहली पर उसे बुरी तरह से घूरा। तुम हमेशा लालच दिया करो। जार का ढक्कन उठाकर सीमी ने आम की फांक उठाकर मुंह में रखी। चटखारे से उसके मुंह के जाविये बिगड़े, फिर जेरे लब मुस्कुराई। उसे अचार बहुत देर तक चखते रहना बहुत पसंद था और आदत में शामिल भी। तुम घर में ही क्यों नहीं ले जाती? मुझे बहुत बार ख्याल आता है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद। शुमाइला ने उसे ललचाने के लिए ऑफर दी। घर में जैसे अम्मा खाने देंगी ना। सिमी ने आदत के मुताबिक इनकार कर दिया। किचन की मार्बल इतनी चमक रही थी कि अक्स दिखाई पड़ रहा था। सिमी ने उंगली साफ करते हुए फ्रिज से अंडे निकाल कर रखे और बाकी सामान देखने लगी। वैसे सिमी, जब तुम्हारी शादी हो गई तो कितना बदल जाओगी। मैं तुम पर हुकूमत नहीं कर सकूंगी, वो संजीदगी से मध्यम आवाज में बोली थी। सिमी ने सुना तो हंसने की कोशिश में खांसती आ गई। वो वाकई उदास लगती थी। हुस्न के शाहकार पर उदासी दो चंद होकर रह गई थी। मेरी शादी होनी नहीं है। तुम अपनी यह हुकूमत एक अरसा बिला शराकत जारी रख सकती हो। एक अरसा? उसने मुंह बिगाड़ा। तुम्हारा कजन वैसे भी मुझे अलग मजाज का लगता है। फिर तुम जब चाहे इधर आ नहीं सकोगी, लेकिन तुम जरूर मेरी तरफ आ सकोगी। सिमी उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, शादी ही होनी है ना, कोई कैद तो नहीं होनी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगी। हमारा रिश्ता कोई कच्चा थोड़ी है। तुम कहो तो ये शादी भी ना हो। वो आंखों में शरारत भर कर उसे देखने लगी तो शुमाइला हंस पड़ी। नहीं नहीं, तुम्हारी शादी को तो मैंने खूब इंजॉय करना है, सारी रस्मों में हिस्सा लेना है। सानिया को कह देना कि मेरी जगह लेने की कोशिश ना करे। शुमाइला ने छोटी बहन का हवाला देते हुए वार्न किया। और मेरी बात सुनो, अपने कजन को जरा दबा कर रखना और शादी के बाद अपने गांव की रवायत तोड़कर हनीमून पर निकल जाना। उसके
नादिर और नायाब ख्यालात पर सिमी की आंखें उबल पड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, वो शर्म से सुर्ख पड़ गई। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि जो हनी शहद है ना, वो हमारे गांव में वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो मून पर क्या करने जाना चाहिए? उसने बात तोड़ मरोड़ दी। हा हा हा, वेरी फनी। बहार के खूबसूरत मौसमों में लॉन्ग ड्राइव पर जाना। अच्छा चलो, मैं ये कर सकती हूँ। वो बोलने के साथ साथ हाथ भी तेजी से चला रही थी। लेकिन बाबा आदम के जमाने की खटारा बाइक पर बैठकर आखिर लॉन्ग ड्राइव हो भी कितनी सकती है? शुमाइला को अपनी ही बात के तासुफ ने घेर लिया। सिमी को हंसी पर काबू पाना दुश्वार मालूम हुआ। कभी इस बाबा आदम की जमाने की सवारी पर बैठकर तो देखो, जिंदगी भर दुआएं दोगी। हाँ, जिंदगी बच जाने की ना। अपनी इस लकी बाइक को बेचकर वो कुछ और नहीं ले सकता? बेचारा गाड़ी चला भी तो नहीं सकता ना। सिमी ने साइड ली। इट्स ओके, मैं शमरे से कहूंगी अपने होने वाले बहनोई को ड्राइविंग सिखा दे। बस फजूल हाँकती रहो। सिमी ने हंसी समेटते हुए बात मुकम्मल की, यानी बस खामोश का इशारा। भुनती सूजी की भीनी भीनी खुशबू किचन से बाहर का रास्ता तलाश कर रही थी। फजूल? शुमाइला ने सदमे से कहा। ओके, जाना फिर पैदल, वरना रिक्शा कराकर लॉन्ग ड्राइव। मुंह टेढ़ा किया। मैं ऐसी मेहरबानियां हर किसी पर नहीं करती। शुक्र करो अपनी ऑफर अभी भी वापस नहीं ले रही। वो वाकई एहसाने अजीम कर रही थी। सिमी को तो शुक्रगुजार होना चाहिए। उसे हंसी तो बहुत आई, लेकिन कहे बिना रह नहीं पाई। ऐसे मजाक उड़ाने का हक भी मैं किसी को नहीं देती, और बुरा भी बहुत मनाती हूँ। शुक्र करो कि अभी नहीं मना रही। उसने भी जवाबन जताया। वो सच कह रही थी। अब शुमाइला को वाकई शुक्र अदा करना चाहिए, वरना हलवा। अच्छा छोड़े, बनने देते हैं। दोनों लड़कियों की हंसी से किचन में जल तरंग बज उठे थे। शब की तारीखी हर मंजर पर स्याह कर चुकी थी। कुछ देर पहले हुई बारिश ने फिजा को सर्द कर दिया था, और तारीखी के साथ साथ सर्दी में इजाफा होने लगा। दरख्त, पेड़ सरने होरे खड़े थे, और मुर्गियां खुद ब खुद डिब्बे में घुसती जा रही थी। आसमान पर अव्वलीन तारे धीरे धीरे टिमटमाने लगे थे। हाकिम दूध की बाल्टी भरे घर में दाखिल हुआ तो नीलम चूल्हे से बने अंगारे तगार में भर कर कमरे में ले जाने लगी थी। कमरों में अंधेरा था। हाकिम ने उसे आवाज दी। सदाम भाई आज भी नहीं आया वापस? नहीं भाई, सदीका चची का बेटा भी नहीं आया अभी। उसने हाकिम को आगाह किया कि वो दोनों साथ ही गए थे। वो अंगारे माँ के कमरे में रख कर आई और भाई से दूध की बाल्टी ली। चाय बना लेती हूँ। नीलो, तुम गई थी आज? क्या कहा उसने? हाकिम ने लब काटते हुए पूछा। वो अजीब सी कैफियत में घिरा था। अंधेरे में नीलम मुस्कुराई और फखर से बोली, वो मान गई। ये हो सकता था कि वो इनकार करती, नीलम ने कह दिया, और हाकिम उसके हलक में कुछ अटका। उसने ये नहीं सुनना था। मान गई? बेयकीनी ने आवाज को बोझल कर दिया था। रोशनी में नीलम उसका चेहरा देख लेती तो हैरत ज़दा रह जाती। वो जैसे नीला पड़ रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका नाम लेकर कहा है, भला इनकार कर सकती थी मेरे भाई को? नीलम अपनी ही धुन में हाकिम को फखरिया बता रही थी, लेकिन वो उसे नहीं सुन रहा था। वो मान गई थी तो गुरूर टूट गया। वो निकाह से कबल उससे मिलने पर तैयार हो गई थी तो दस्तगीर के साथ क्या मुश्किल थी? ये थी उसकी नेक सीरती। उसकी सोचें बहाव के दूसरे धारे पर बहने लगी थी। वो ऐसे ही नफ्सियात रखता था। उसने उसी बात से ताजवर को आजमाया था, और ताजवर उसकी निगाहों से गिर गई थी। कहो वो दश्त कैसा था जिधर सब कुछ लुटा आए, कहाँ से लाभ जैसा था, बहुत चाहा कि बच निकले, मगर सब कुछ बहा आए। हवा की आवारा गर्दियों में मौसम बेहद खुशगवार था। खिजर मिसले बाहिश्त पहुंचा तो फलक की नैलगू वुसतें मटियाले रंग उड़ा रही थी। शाम की सुरमई छाया चहार सू छाई थी। नदी किनारे चलते हुए वो नदी के गदले पुरसुकून पानियों को बहते हुए देख रहा था। सूरज की मुर्दा किरणें पानी की सतह पर अपने पंख इस तरह भगो रही थी, गोया सूरज अपने वजूद समेत
इस ठंडे पानी में डूब जाना चाहता हो। उन पंखों का रंग कच्चा था, इसलिए उतर उतर कर पानी को सुनहरी करता जा रहा था। खिजर फितरत के नजारों से रूह को ताजगी बख्शता घर में दाखिल हुआ। सबसे पहले माँ की सभी सूरत का दीदार हुआ। वो खाने की तैयारी कर रही थी। खिजर के वालिद इस वक्त डेरे पर होते थे, अपने संगत साथ और बस्ती के लोगों में। मोटी सी शाल कंधों पर फैलाए हुक्का गरगराते चाय पानी पिलाते। खिजर को माँ ने देखा तो चेहरे पर धनक रंग उतर आए। वो उसकी शफीक तरीन माँ थी, मीठी, मेहरबान, जज्बात समझने वाली। खिजर उनका फर्मा बरदार बेटा था, इज्जत देने, हुक्म मानने वाला और खिदमत गुजार। बस्ती उनकी मोहब्बत से आगाह थी। तुमने आज फिर कुछ देर कर दी खिजर, माँ को कितना सताते हो। उसे प्यार से बाजू के हल्के में लेता देखकर हस्बे मामूल उन्होंने शिकवे के लिए लब वाह किए। वो इंतजार करती रहती थी। आपकी बेटी मुझे सताती है अम्मा जान, आप आगाह तो हैं। खिजर मुड़ा खींच कर बैठ गया और पैरों को जूतों की कैद से रहाई मिली। अम्मा जान पेशानी पर पड़े उसके हल्के भूरे बालों को सहलाने लगी। हिना के पास गए थे, वो शीरीं लहजे में बोली। खिजर के चेहरे पर थकन सबत थी, आंखों में लाली और सुर्ख होती नाक, शायद फ्लू की अलामात थी। जी सलाम कह रही थी। छोटी को ट्यूशन दिया, फिर कुछ काम किए उनके। मैं छोटा बच्चा तो हूँ नहीं, क्यों फिक्र करती हैं। जानती हूँ तुम बहुत बड़े हो, मगर मुझसे तो नहीं होना। सुबह का घर से निकली औलाद सूरज ढलने तक भी घर ना पहुँचे तो माँ के दिल को कितनी परेशानी लाहक होती है। कुछ समझ सकता है ये हिना का मियाँ किस लिए है। वो आखिर में हल्की सी नाराजगी से बोली। बेटी से ज्यादा वो प्यारा था बेटा। हाँ हाँ, मेरी मासूम माँ, हाशिम भाई शहर से बाहर गए हैं। उसने मालूमात में इजाफा किया और झुककर जराबें उतारी, फिर एक लम्हे को रुक गया। अम्मा अम्मा जान, कोई पैगाम मिला? किसका पैगाम? उन्होंने भुएं उठाई। किसी भी किस्म का? या बल्किस ने आकर कुछ बताया? मैंने किताब दी थी आपको। वो बेताब था। नहीं तुम बच्चे, क्या कुछ आना था? मैं पूछ लूं बल्किस को बुलाकर? नहीं नहीं, सब ठीक है। मुझे लगा शायद कुछ कहा गया हो उसको। उसने इस बात में सर हिलाकर माँ को मुत्तमिन किया। खाना तो यकीनन खाकर आए होगे। जाहिर है। वो हंस दिया। मैं चेंज कर लूं, फिर साथ चाय पीते हैं। वो गुनगुनाते हुए उठ गया। अम्मा जान अपने बेटे की एक एक अदा पर फिदा थी। पूरे गांव में कोई भी तो नहीं दिखता था उस जैसा। रख रखाव, अदबो आदाब और तालीमो तरबियत का मजबूआ इस खालिस माहौल में कितना अलग मुकाम रखता था अपना। वो दिल में बुलाए लेती उसकी शाल को तके गई, जैसे जांचना चाहती हो कि कहीं कुछ हुआ हो या कोई दर आती तब्दीली, कुछ गैर मामूली। कुछ रोज पहले ही वो खास मूड से उनसे हम कलाम हुआ था। अम्मा जान, सड़क वाली हवेली बहादुर खान की है ना? वो जानता था, फिर भी तमहीदी अंदाज। दरअसल मसले बहिश्त एक ही गांव होने के बावजूद उसके दोनों सिरों पर बस्तियां आबाद थी। यही वजह थी कि गांव से बाहर जाने के रास्ते भी दोनों तरफ थे। एक सड़क मशर की तरफ, जबकि खिजर का रास्ता नदी किनारे होता हुआ पुल पार करने पर मगरबी सड़क से मिलता था। बाद में लंबे फासले के बाद एक जगह दोनों सड़कें मिल जाती थी और रास्ता एक हो जाता था। अमूमन गांव में सबका एक दूसरे की गम खुशी में शिरकत करना लाजमी होता है, लेकिन दोनों बस्तियों के अक्सर घरों में मेल जोल ज्यादा नहीं था। अपनी बस्ती की तो खैर बात ही अलग थी, इसलिए खिजर को सिर्फ बहादुर खान के नामो मुकाम से वाकफियत थी। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा उनका जिक्र करते हैं। बच्चे कितने हैं? 2 ही हैं, या फिर शायद 3। उनकी बेटी शुमाइला। नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेटी एक ही है। आपने कभी देखा? वो चौंक उठी। नहीं तो हमारा आना जाना थोड़ी है। अच्छा, मुझे कुछ काम था। वो मायूस सा हुआ। वो उलझ कर बोली। उनसे क्या काम है तुम्हें? जोहरा की लड़की बल्किस जाती तो है हवेली काम करने। खिजर की आंखें चमकने लगी। आप फिर मेरा एक काम करवा दें। वो बात गोल करने का लम्हा भर रुका। असल में एक किताब उन तक पहुंचानी थी, यानी उनकी बेटी शुमाइला तक, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के तवस्सुत से। उन्हें इल्म हुआ कि हम दोनों एक ही इलाके से हैं, तो मुझे दे दी। मैं खुद तो जा नहीं सकता, इसलिए। उसने जिंदगी में शायद पहला झूठ बोला था, इसलिए माँ के चेहरे पर से नजरें फिसल फिसल गई थी। अम्मा जान को बात काबिले एतराज नहीं लगी।
ठीक कहा बेटा, तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए कि लड़की की बात है। किताब मुझे दे दो, मैं बल्किस के हाथ भिजवा दूंगी। और किताब खिजर ने उनके हवाले कर दी थी। एक सफा छोड़कर चोरी छुपे कुछ लिखकर अम्मा जान मुतमिन हो गई। किताब तो बल्किस के हवाले भी हो गई, लेकिन आज वापस पैगाम वाली बात तो खिजर ने कुछ अनोखी ही की थी। उनसे हटकर अंदर कपड़े तब्दील करते हुए लबों पर कोई धुन सजाए शुमाइला बहादुर से वो शिकवा कर रहा था। मिस शुमाइला, ऐसी भी क्या बेनियाजी, प्लीज इंतजार की घड़ियां मुख्तसर कर दीजिए। शिकवे नाराजगी में किए जाते हैं, लेकिन मोनाजा ने क्या एहसास था कि बामानिदे गुलाब की पंखड़ियों लब खिलते ही जा रहे थे। इतने दिनों में तो कितने ही लोगों को खबर हो चुकी थी कि वो आज की हर दिल अजीज मुसन्फा से मिल चुका है, बल्कि रहता भी उसके करीब ही है। हाँ, सिर्फ सड़क पार करो और बस। तो अम्मा जान के इस इकलौते और चहेते चश्मो चिराग को लोगों ने यूं देखा जैसे वो अजूबा हो। हाँ, मजाक थोड़ी है। अम्मा जान के इसी इकलौते चश्मो चिराग ने मुसन्फा को लिखकर एक मुलाकात की अर्जी पेश की थी। अजीम मुसन्फा को दरख्वास्त कबूल करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, इसलिए कि अब ये चिराग उसकी यादों से रोशन होता है। उससे बात करने की ख्वाहिश को सोचते सोचते सोता है, इंतजार की लो में टिमटिमाता है, बगैर ये ख्याल किए कि उसका उठता ये एक कदम कहाँ जाकर थमने वाला है। फैसला एक बार होता है, हो जाए तो दूसरी दफा जो होता है वो अमल है। फैसला फिर बहादुर भी कर देता है, अटल चट्टान कर गुजरने को तैयार। आगे देखना और सिर्फ सीध में। ताजवर ने अपना स्याह अबाया पहना तो सिर्फ आंखें थी जो दिमाग के अदारे दिखाती थी, बाकी सब छुप गया। लिबास समेत अना, ख्वाहिश, मर्जी, हट दर्मी और दुख इलावा मलाल। तुम्हें जरूरत क्या है जाने की? नहीं जाओगी तो खा तो नहीं जाएगा, इसलिए जा रही हूँ कि इंसान है, खा नहीं जाएगा। मगर हमारे माहौल में ये सब मायूब है। अपनी ही सोच के असूल तोड़ दोगे, सिर्फ असूल की बात करती हो। इस निकाह के बाद सोचना क्या क्या टूटता। ताजवर, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अब्बा को इल्म हुआ तो इसकी फिक्र मत करो। फिर भी इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अपनी मर्जी से तुम जा नहीं रही हो। हैरत तो इस बात की है कि तुम राजी कैसे हो गई। क्या कहोगी जाकर? मैं क्यों कहूंगी कुछ, मैं तो सिर्फ सुनने के लिए जा रही हूँ। पता भी तो चले कि ऐसी क्या कयामत ठहरी है। ताजवर ने निकाब खींच लिया। शकीला सर पकड़कर बैठ गई। उसे तो ये एहसास ही अर्क अर्क कर रहा था। अगर तुमने उसी वक्त मुझे बता दिया होता तो मैं अच्छी तरह देख लेती उस नीलम की बच्ची को किस मुंह से आकर कह गई है। भाई को भी शर्म नहीं आई बहन से ये बात करते। शकीला ने गुस्से से हाथ पर मुक्का बरसाते हुए कहा, तैश से उसका बुरा हाल था। नीलम की क्या गलती है? ये उसने नहीं, उसके भाई ने इसरार किया है। मुझे हाकिम लाला से ये तवक्का नहीं थी। इंसानों से तो तवक्का ऐसे ही टूटती है। अगर गुस्से में आकर उसने कुछ और कर दिया तो अब्बा को कितना दुख होगा। ये जो बचपन के रिश्ते होते हैं ना शकीला, ये टूटने नहीं चाहिए, वरना बहुत कुछ तबाह हो जाता है। नीलम ने तो कहा भी यही कि कुछ भी हो मगर उसकी अना मजरू ना हो। घर पर जा रही हूँ, उसके बात करनी है ना तो कर ले। वो शकीला को साकत छोड़े बाहर निकली। बोलती ही ना थी वो तो, बस ऐसी जुबान मिली कि शकीला खुद बेबस हो गई। उसे ताजवर पर अफसोस हो रहा था। क्या वो जानती ना थी कि वो उसकी बड़ी बहन थी, और जो बड़े होते हैं वो कद में जितने जमीन के ऊपर होते हैं उतने ही जमीन के अंदर भी। सद्दाम घर लौटा तो ऐसे थके हारे शिकारी की तरह जिसके बहुत हाथ पैर मारने पर भी कुछ हिस्से में ना आया हो, ऐसे जवारी की तरह जो खाली हो, लुटा पुटा और हिजरत ज़दा। ख्वाहिश बेअंत खला है, कभी पुर होती है ना पाँव टेकने देती है। फिर ख्वाहिश भी ऐसी हो तो लहरों से दस्त दराजी करते गर्क हो जाओ, मगर रहो तही दामन, फकत और की सदा। मोहब्बत के बदले मोहब्बत तो सब ने संभालते देखी, मगर मोहब्बत में दोनों हाथों के धक्के ठुड्डे। यही मोड़ होता है कि जहां खड़ा चमक जाता है खोटा बच उठता है। होंठों पर मोटे मोटे जंग आलूद बंद कुफल पड़े थे, चेहरे पर किसी गुस्सीले हाथ का उल्टा निशान, और फटी गिरेबान पर झूलता कॉलर तो वो वहीं कहीं फेंक कर आया था।
बस ना फेंक सका तो ये दिल जो जगह जगह फेंकने के लिए इस्तेमाल होता था, वो जो वहां से वापस नहीं आना चाहता था, सबा खान ने तोड़ मरोड़ कर वापस भेजा। सद्दाम भाई, शुक्र है आप लौट आए खैर से। पीछे तो आपको कैद में डालने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। बात हाकिम की तरफ से आई। दोनों में साल भर का फर्क था। हाकिम को सद्दाम के सामने छोटा बनना पसंद था। वो तो कभी पलट कर सद्दाम से सवाल ना करता। वो जो करता रहे सब सही। सद्दाम ने अजीब सी नजरों से देखा। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। बात घर की है तो अम्मा चाहती हैं हम दोनों का निकाह एक ही दिन हो जाए। ये अच्छा तो नहीं लगता कि पहले छोटे की रुखसती करवा दो और बड़ा आजाद घूमे। उसने शरारत से भाई को छेड़ा, मगर उसके तासुरात बिगड़ गए। अच्छे भले कह के लगाने वाला बंदा। मैंने अभी नहीं करनी कोई शादी निकाह। तुम्हारा चल रहा है ना, चलने दो। सद्दाम भाई, कह दिया ना, मेरे पास अभी और बहुत काम है। तुम्हें शौक होगा गले में तोक डालने का। वो नागवारी से उठ गया। पीछे वो दोनों चुप बैठे रह गए। उसकी तो बेयकीनी ही न जाती थी। वो जैसा सलूक दूसरों से करता था वैसा ही एक लड़की ने उससे किया। कितनी आसानी से डस्टबिन की नजर। वो दूसरों को वक्त पास समझता था और उसे ही किसी ने वक्त पास जान लिया। लगा था, महसूस हुआ था कि कांच की चूड़ी की तरह दिल ऐन दरमियान से टूटा है। उसकी जिंदगी थी ही रंगीनियों से इबारत। वो घर पर बहुत कम रहता था। गांव से कोसों दूर ठेके पर जमीनें ली हुई थी। हाकिम की अपनी जमीन कम थी। सद्दाम को इस सूरत अपनी आजादी अच्छी नजर आई। कभी एक रोज, कभी अगले रोज घर चक्कर लगता। आमदनी भी थी और अनाज की फाका फिक्र भी नहीं। पीछे वो जो भी करता, क्या हुआ, मर्द ही तो है। लेकिन अब फर्क पड़ा था। दोपहर पाँव मजबूत कर रही थी और हाकिम अपने कमरे में बैठा था। वो भी सद्दाम के पीछे नहीं गया। उसका दिल भी तो खराब था। चाहता तो पीछे भी हट जाता, मगर ये मर्दानगी तो ना होती। उसे बहुत अजीज था अपना मर्द होना। भले फिर ऐसी औरत का साथ भी नसीब होता जो। कुछ पल ही सिरके थे कि नीलम की आवाज उसे सुनाई दी। अरे ताजवर, तुम आई हो। हाकिम का सर झटके से उठा। नासमझी के आलम ने उसे चारों शाने चित कर दिया। भाई अंदर ही हैं। ताजवर की आवाज कानों तक ना आई, लेकिन हाकिम की नजरें उठी हुई थी। सेहन में उसकी आंखों के सामने स्यापोश वजूद नमूदार हुआ। वो अबाया में थी और धीरे धीरे कदम उठा रही थी। वो आ गई थी किसी की परवाह किए बगैर, लेकिन मरकज उसने खुद से तय कर लिया था। चंद कदम ही बढ़े थे कि उसके साथ मौजूद दूसरा वजूद भी नमूदार हुआ और हाकिम को सांस आना बंद हो गई थी। मौलवी चचा। वो अपनी जगह से उठा। आगे चलते मौलवी हयात और उनके कंधों के पीछे चलती हुई उनकी लड़की। वो अकेली नहीं आई थी, इसलिए बोझ से आजाद होकर चल रही थी। नीलम ने बहुत नागवारी से सरगोशी की थी। तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। मौलवी चचा के साथ क्यों? वो मुत्तमिन थी। उठी आवाज के साथ बोली, मिलने के लिए ही बुलाया था, अकेले मिलने के लिए नहीं। जो भी बात है अब्बा मियाँ के सामने हो जाए। अस्सलाम वालेकुम बरखुदार। मौलवी चचा आप? शर्मिंदगी से हाकिम अर्क अर्क हो गया था। क्या ताजवर उन्हें सब बता कर आई थी? हाकिम के तेज चलते दिमाग ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। अब्बा मियाँ हाकिम के साथ बैठे और ताजवर नीलम के साथ उनके मुकाबिल। हाकिम की निगाहें जमीन पर जमी थी। उस लड़की ने उसको दूसरा धचका पहुंचाया था। आपने नाहक जहमत की, किसी को कहकर मुझे बुलवा लेते। हाकिम ने इंतहाई मध्यम आवाज में उन्हें देखते हुए कहा। अब्बा ने उसकी बात पर फकत सर हिला दिया। मुझे अपने बेटे की घर आने में क्यों कर जहमत होगी? ताजवर ने कहा कि चच्ची ने बुलवाया है। मैं जानता हूँ कि भाभी वहमी है। खुशी में तो ये सब चलता भी है, इसलिए ताजवर को ले आया। बेटी नीलम, अम्मा को बुलाकर ले आओ या फिर ताजवर को ले जाओ। अब्बा ने आखिर में नीलम को मुखातिब किया, जो चोरी सी बनी बैठी थी। हाकिम का सांस बहाल हो गया। तो ये बात थी, ख्वामख्वाह ही नर्वस हुआ वो। ताजवर ने समझदारी से काम लिया था। जी, वो बस मैंने तो कहा, मगर अम्मा उसे बरी की कुछ चीजें दिखाना चाहती थी और कुछ दूसरी बातें भी थी जो उसने ठहर ठहर कर शुरू किया। ताजवर ने नजरों के जाविये बदल दिए। उसकी आंखों में नमी यकीन के आईने को धुंधला करने लगी थी। कहो वो वसल कैसा था? तुम्हें जब छू लिया उसने,
تو کیا احساس جاگا تھا؟ کہا ایک راستے جیسا جدھر سے بس گزرنا تھا، مکان لیکن بنا آئے۔ تاجور نے اس کی سوچیں الٹ دی تھی، اب وہ اپنا مقام کیسے اٹھاتا؟